क्लास 12 बायोलॉजी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैमार्क और डार्विन बात में अंतर। लैमार्क और डार्विन, लैमार्क और डार्विन में अंतर। लैमार्क और डार्विन आप जानते हैं कि ये जैव विकास के संबंध में अपने मत को देने वाले वैज्ञानिक हैं कि जीवों का क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ है और क्रमशः जीव निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की ओर इनका विकास हुआ है। तो लैमार्क और डार्विन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने पुस्तकों में अपने अपने सिद्धांतों को दिया है और इनमें आज हम लोग ये पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लैमार्क और डार्विन में अंतर पढ़ेंगे। तो लैमार्क और डार्विन में अंतर की अगर हम बात करें तो लैमार्क क्या कहता है और डार्विन क्या कहता है, इसके बीच में हम लोग देख लेते हैं, इसकी विभेद को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे अच्छा जो कंसेप्ट है, लैमार्क ने क्या कहा इसको देख लेते हैं और डार्विन ने क्या कहा इसको देख लेते हैं। दोनों की विषय में जानकारी हमको हो जाएगी तो अंतर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो लैमार्क कहता है, लैमार्क और डार्विन जो थे दोनों में अंतर में उदाहरण में लिया इन्होंने। तो उदाहरण में जिराफ का उदाहरण लिया और जिराफ के उदाहरण में इन्होंने लैमार्क ने क्या कहा, लैमार्क कहता है कि अफ्रीकी जंगलों में, लैमार्क कहता है कि अफ्रीकी जंगलों में जो जिराफ थे वो सामान्य थे। लैमार्क कहता है कि अफ्रीकी जंगलों में पाए जाने वाले जो जिराफ थे वो सामान्य थे। जब पृथ्वी पर घास फूस की कमी हुई तो जिराफ अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए घास फूस को चरने के लिए, घास फूस जब पृथ्वी पर समाप्त हो गई तो अपनी भूख को मिटाने के लिए वे जंगलों के जो वृक्ष थे उनको, उनकी पत्तियों को खाने के लिए बराबर प्रयास करता था। और वो प्रयास किस तरीके से करता था, अपने गर्दन को और अगले पैर को बराबर उचकाता था और अगले पैर और गर्दन को बराबर उचकाते रहने पर लैमार्क ने यह तर्क दिया कि कई पीढ़ियों के बाद, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कई पीढ़ियों के बाद लैमार्क ने यह देखा कि इनका, लैमार्क का यह तर्क था कि ये लंबी गर्दन वाले और अगले पैर लंबे वाले जिराफ उत्पन्न हो गए। यानी कुल मिला के कहने का मतलब लैमार्क का यह था कि पहले जो जिराफ थे वो सामान्य होते थे, लेकिन वो अपने भूख को मिटाने के लिए जब पृथ्वी की घास फूस समाप्त हो गई तो ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए बराबर वो अपने अगले पैर और गर्दन को बराबर उचकाता था। और ऐसा करने से कई पीढ़ियों के बाद, पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके जो गर्दन थी और अगले पैर थे वे धीरे धीरे क्या हो गए, लंबे हो गए और एक नई जाति के रूप में जिराफ दिखाई देने लगा जिसका अगला पैर और गर्दन लंबा था। ये लैमार्क के अनुसार। अब डार्विन क्या कहता है, डार्विन कहता है कि अफ्रीकी जंगलों में सामान्य और ऊंची लंबी गर्दन और अगले पैर लंबे वाले जिराफ दोनों थे। डार्विन कहता है कि अफ्रीकी जंगलों में सामान्य जिराफ और अगले पैर लंबी और गर्दन लंबा वाले जिराफ दोनों थे और जिन ये घास फूस को चरकर अपना जीवन यापन करते थे, जिन जिराफों के अगले पैर और गर्दन लंबे थे वो नीचे घास फूस को पृथ्वी पर
उगे हुए घास फूस को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। जब घास फूस समाप्त हो गया तो चूंकि उनकी गर्दन और अगले पैर लंबे होने के कारण वो ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को भी खाकर अपना जीवन यापन करता था। यानी आज वो जीवित है, यही कारण है कि वो ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाकर जीवन यापन करता है और जीवित है। और लेकिन उनका डार्विन का यह तर्क था कि जो सामान्य जिराफ थे, जब पृथ्वी पर घास फूस समाप्त हो गया तो वो उनकी गर्दन लंबी नहीं थी और न तो अगले पैर ही लंबे थे, वो सामान्य जिराफ थे। और सामान्य जिराफ होने के कारण वो ऊंचे वृक्षों की पत्तियों का भोजन नहीं कर, पत्तियों को खा नहीं सके, और पत्तियों को खा नहीं सके, धीरे धीरे ये जिराफ ऑटोमेटिक स्वतः ही क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो कहने का मतलब ये था कि लैमार्क ने बताया कि जिराफ सामान्य और लंबी गर्दन वाले दोनों थे। जब घास फूस को समाप्त हो गई पृथ्वी पर तो ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए जो जिराफ था, लंबी गर्दन वाला जिराफ और जिसके अगले पैर लंबे थे, वे आज जीवित बचे हैं क्योंकि वे ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाकर अपना जीवन निर्वाह किया। और जो छोटे जिराफ थे, सामान्य जिराफ थे, छोटे जिराफ का मतलब सामान्य जिराफ, और सामान्य जिराफ का मतलब जिसकी लंबी और अगले पैर बड़े नहीं थे, वे जब पृथ्वी की घास फूस समाप्त हो गई तो स्वतः मर गए। इसका मतलब ये हुआ कि लैमार्क और डार्विन दोनों के सिद्धांत अलग अलग थे। लैमार्क ने क्या कुछ कहा था कि लैमार्क ने कहा था और डार्विन ने दूसरी बात बताई थी। तो इस तरह से हम लोग देखे लैमार्क और डार्विन बात के सिद्धांत को। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ह्यूगो डिब्रीज वाद या उत्परिवर्तनवाद। ह्यूगो डिब्रीजवाद, ह्यूगो डिब्रीज का सिद्धांत, ह्यूगो डिब्रीज का सिद्धांत परीक्षा में आता है। ह्यूगो डिब्रीज का सिद्धांत या पूछता है उत्परिवर्तनवाद। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तनवाद को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, उत्परिवर्तन के जनक कौन है, उत्परिवर्तन के पिता कौन है, उत्परिवर्तन के खोजकर्ता कौन है। तो इसमें यही क्वेश्चन जो है हेडिंग से ही आपका आंसर हो जाता है ह्यूगो डिब्रीज। यानी ह्यूगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन की खोज किया और उत्परिवर्तन को ह्यूगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन क्या किया, सडन चेंज इन जीन पैटर्न। इन्होंने कहा जीव के जीन के पैटर्न में अचानक एकाएक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन है क्या, इस चीज को देने वाले वैज्ञानिक ह्यूगो डिब्रीज थे। इन्होंने बताया कि अचानक एकाएक परिवर्तन, और उसका कारण जो भी हो, वातावरणीय दशाएं अनुकूल हो प्रतिकूल हो, वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ इनका यह तर्क था, वो ह्यूगो डिब्रीज ने यह बताया कि जीव में अचानक एकाएक परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। जीव में अचानक एकाएक परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद इस उत्परिवर्तन की परिभाषा को विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीकों से उसको डिफाइन किया गया। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि जीन के पैटर्न में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो इस तरह से कई परिभाषाएं हो जाती हैं। जीव में अचानक एकाएक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है और जीन के पैटर्न में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो कुल मिला के सबका सारांश एक ही हुआ, जब जीव के पैटर्न में, जीन पैटर्न में सडन चेंज होगा, अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, तो उसके कैरेक्टर भी बदलेंगे। तो सबका मतलब वही हुआ, अगर जीन पैटर्न बदल जाएगा तो अचानक परिवर्तन उसके लक्षणों में भी जीव के दिखाई देगा। तो इस तरह से जीव के जीन के पैटर्न में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, या जीव में अचानक एकाएक जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। तो ह्यूगो डिब्रीज जो थे, इन्होंने एक पौधा जिसका नाम था इवनिंग प्रिमरोज, ये पौधा इन्होंने आलू के खेत में देखा और आलू के खेत में इन्होंने इस पौधे को देखा और इसमें अंतर उसने क्या देखा कि जो इसकी जाति थी उसमें अचानक परिवर्तन इनको देखने को मिला।
उनके स्वरूप में तो ये इवनिंग प्रिमरोज, जिसको हम लोग सांध्य प्रिमरोज के नाम से सांध्य प्रिमरोज के नाम से यह पौधा जाना जाता है। तो सर्वप्रथम अध्ययन में इन्होंने पाया कि इसके लक्षणों में परिवर्तन दिखाई दिया और इसके अध्ययन के बाद इन्होंने बताया कि जीन में जो पैटर्न हो रहा है वो जीवधारी के लक्षण को भी बदल दे रहा है। इस आधार पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उत्परिवर्तन के पिता कौन है, तो आप ह्यूगो डी व्रीज बताएंगे। और ह्यूगो डी व्रीज का अध्ययन किस पौधे पर था, तो आपका इवनिंग प्रिमरोज, सांध्य प्रिमरोज की बात होगी यह पौधा। तो अब इस तरह से इन्होंने इस पर अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाले और उस निष्कर्ष में इन्होंने बताया, ह्यूगो डी व्रीज ने पहले पॉइंट में बताया कि जीवधारी में जो एकाएक परिवर्तन होता है, वह जीव के किसी अंग विशेष या एक से अधिक अंगों को प्रभावित करता है। जीवधारी में जो उत्परिवर्तन होता है वह किसी अंग एक विशेष में या एक से अधिक अंगों में हो सकता है। तो पहला इनका जो निष्कर्ष था, कंक्लूजन था, उत्परिवर्तन के सिद्धांत को देने के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवधारी के अंदर जो उत्परिवर्तन होता है वह किसी अंग विशेष या एक से अधिक अंगों को प्रभावित करता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि यह जो जीवधारी के अंदर उत्परिवर्तन होता है वह लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। तो जो जीवधारी के अंदर जो उत्परिवर्तन होता है वो लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। तो इस तरह से इन्होंने अपने निष्कर्ष में 5 पॉइंट को बताया था, जिसमें से 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो भी उत्परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते हैं, तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो भी लक्षण उत्परिवर्तन के दिखाई देते हैं, यानी उत्परिवर्तन जो भी होता है वह पौधे के शुद्ध नस्ली में होता है। ऐसा नहीं है कि उत्परिवर्तन के बाद उत्परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो यानी शुद्ध नस्ली जो होता है उसी पौधे में उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। चौथे पॉइंट में उन्होंने बताया कि सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, जो बहुत अधिक भी हो सकती है और बहुत सूक्ष्म भी हो सकती है। यानी जो भी परिवर्तन होगा वह बहुत अधिक भी हो सकता है और बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है। ये 4 पॉइंट हो गए। और लास्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अतः एक जनक या पूर्वज जाति में एक ही साथ कई नई मिलती जुलती जातियों की उत्पत्ति हो सकती है। तो इस तरह से ये ह्यूगो डी व्रीज ने अपने तर्कों के द्वारा, अपनी खोज के द्वारा उत्परिवर्तनवाद को 5 सिद्धांतों के रूप में या 5 निष्कर्षों के रूप में इन्होंने दिया। तो ये इवनिंग प्रिमरोज जो था, इस पौधे पर इनका अध्ययन था और इन्होंने बताया कि किसी भी जीवधारी के जीन पैटर्न में अचानक परिवर्तन के कारण ही ये जीवधारी के लक्षणों में परिवर्तन आते हैं, जो अचानक एकाएक दिखाई देते हैं। उस परिवर्तन के उदाहरण में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 5 अंगुलियों की जगह 6 अंगुली का आना, यह एक उत्परिवर्तन का उदाहरण है। 5 अंगुलियों की जगह 6 अंगुली का आना। एक बच्ची में 2 सर का पाया जाना। एक ही बच्ची में अगर 2 सर हो तो इस तरह से यह उत्परिवर्तन देखने को मिलेगा। होठों के कटे हुए जो बच्चे होते हैं, मुंह कटे हुए जो बोले जाते हैं, यानी होठ उसके कटे रहते हैं, ये उत्परिवर्तन के
ही कारण होता है, या कभी कभी दो बच्चों के सिर या धड़ एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, मिले रहते हैं, एकदम चिपके रहते हैं, तो इस तरह से ये ढेर सारे उत्परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इस तरह से आज हम लोग डिस्कस किए ह्यूगो डी व्रीज के सिद्धांत और लैमार्क और डार्विन बाद में अंतर।